Hello everyone. I hope all of you are doing well. Today we are here with a current affairs session, that is current affair of 3rd of October. For reference you can use Drishti IAS website. And आज हमने कोई भी न्यूज़ मिस नहीं किया. If कोई मिस हो भी गई हो then you will be covering that in your static part और वो हमारे लिए important नहीं थी. So coming to our very first news, that is about annual survey of industries. So basically ये जो हमारा सर्वे है ये अभी पब्लिश किया है, इसकी जो रिपोर्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने. अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो देखना कि सर्वे की फाइंडिंग्स क्या हैं. तो यहाँ से हम एक डाटा उठा लेते हैं अपने मेंस के लिए. दैट इज जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हुआ है 7.5% से, जो कि अभी लास्ट 12 ईयर्स का हाईएस्ट था अभी तक. इंडस्ट्रीज में जो इंडस्ट्रीज ने कंट्रीब्यूशन किया है एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने में, ये वो परसेंटेज हमारे पास है. सो यू विल बी रिमेम्बरिंग दैट. अब यहाँ पे हम जो रिवाइज करेंगे, हमने ऑलरेडी देखा था हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं. वो 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं ये यहाँ पर दे रखे हैं. आप इन्हें एक बार गो थ्रू करोगे. जैसे कोल हमारा है, क्रूड ऑयल से रिलेटेड हमारी जो इंडस्ट्रीज होंगी, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, सीमेंट, स्टील एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी जो इंडस्ट्रीज है हमारे पास, ये कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज बोली जाती है हमारे पास. इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर और कुछ नहीं है जो हमें याद करने की जरूरत है. कमिंग टू आवर वेरी नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट वेदर फोरकास्ट. सो बेसिकली हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था कि अभी हो क्या रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है. दैट इज जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है वो बढ़ रहा है, जिसके कारण जो एटमॉस्फेयर में है CO2 इंक्रीज हो रहा है. CO2 इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो हीट को ज्यादा ट्रैप करके रख रहा है. हीट को ट्रैप कर रहा है तो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमें जो हमारा वेदर फोरकास्ट है वो भी अफेक्ट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दीज डेज होता क्या है कि अगर हमारे मान लिया हमारे गांव के मिड पार्ट में अगर बारिश हो रही है, तो आप अगर गांव के पेरिफेरी पे जाकर देखोगे तो वहां पर बारिश नहीं मिलेगी. इवन अगर यहाँ पर even at minute distances like distance of 2-3 kilometer आपको एक जगह पर बारिश दिखेगी, एक जगह पर नहीं. So this highlights the fact that how we are facing troubles in forecasting weather, कि आप क्या बताओगे कि बारिश होगी या नहीं. तो ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है. तो यहाँ पर जो हमें पढ़ना था वो हमारे लिए एक चीज थी, दैट इज लोरेंज बटरफ्लाई इफेक्ट. अब ये जो इफेक्ट है ये बेसिकली क्या बोलता है कि स्मॉल चेंजेस अगर होते हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या विंड में, तो वो भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालते हैं हमारे क्लाइमेट फोरकास्टिंग पर. कि अगर थोड़े चेंजेस भी हो रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में वो अफेक्ट करेंगे हमारे क्लाइमेट को, कि हमें जो प्रेडिक्ट करना है कि वेदर क्या रहेगा, क्लाइमेट कैसा रहेगा, वो मुश्किल हो जाएगा. कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट इंडिया एंड उज्बेकिस्तान. अभी इन्होंने साइन किया है एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, जिसके अंडर प्रोटेक्शन दी जाएगी इन्वेस्टर्स को, दोनों कंट्रीज के इन्वेस्टर. फॉर एग्जांपल अगर उज्बेकिस्तान से कोई इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो उन्हें प्रोटेक्शन दी जाएगी इंडिया की तरफ से, एंड वाइस वर्सा. सो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन अगर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्रीज के साथ अगर हमारे रिलेशंस आते हैं तो वहां पर हम इसे मेंशन कर सकते हैं. एल्स इन दैट वी नीड टू नो हियर इज कि उज्बेकिस्तान की जो लोकेशन है मैप में वो प्री पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाती है अगेन, क्योंकि बट यू नीड टू रिमेम्बर हियर कि हमारे पास ओनली 2 डबली लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं. ओके, सो या 2 हमारे पास डबली लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं. एक हमारी होगी उज्बेकिस्तान एंड सेकंड वन इज लिचेनस्टीन. अब इसे देख लो आप क्या बोलोगे. सो ये 2 कंट्रीज है हमारे पास. पूरे वर्ल्ड में केवल 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो डबली लैंडलॉक्ड है. डबली लैंडलॉक्ड का मतलब ये है कि इसके साथ जो कंट्री लगती हैं वो भी लैंडलॉक्ड है, और जो ये खुद है ये भी लैंडलॉक्ड है. सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर. उज्बेकिस्तान की लोकेशन आप देखोगे, ऊपर हमारा कजाकिस्तान आ जाता है, नीचे हमारा तुर्कमेनिस्तान, देन इधर राइट में हमारा अफगानिस्तान, एंड देन तजाकिस्तान, देन किर्गिस्तान. इसे आप एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज याद करने की कोशिश करोगे 1-2 बार. ऊपर हमारा RLC हो जाता है, दिस यू नीड टू रिमेम्बर, और हमारा ये लैंडलॉक्ड है, इसे आप याद रखोगे. कमिंग टू आवर वेरी नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट सामाजिक अधिकारिता शिविर
सो बेसिकली ये जो शिविर हैं ये हमारे लगाए जा रहे हैं ताकि हम जो हमारे डिसेबल्ड पर्सन है या सीनियर सिटीजन्स हैं उन्हें हम डिवाइसेस बांट सके जो उन्हें हेल्प करे। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन कैंप्स हैं ताकि उन्हें कुछ ऐसे डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल डिसेबल्ड पर्सन्स को अगर हम व्हीलचेयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऐसे जो हमारे डिवाइसेस हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी उन्हें। सो अगेन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, ये तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। आई डोंट नो व्हाई डिड आई मेंशन इट हियर, बस ठीक है पता होना चाहिए कि जो ज्यूविश न्यू ईयर होता है उसे हम रोश हशाना बोलते हैं। यू कैन इवन लेफ्ट दिस वन। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट FAO का एक रिपोर्ट आया है। दैट इज जो हमें बताता है कि जो फूड है वो बहुत ज्यादा वेस्ट किया जा रहा है एंड इसके लिए अब इनिशिएटिव, बेसिकली जो ये हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारी UN की एक एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, दिस यू नीड टू नो। और उसने ये रिपोर्ट निकाला है कि 30% जो ग्लोबल फूड प्रोडक्शन है वो वेस्ट हो रहा है या खराब हो रहा है, जो भी है। अब हम यहाँ पर अगर फूड वेस्टेज की बात कर रहे हैं तो हम एक बार बात कर लेते हैं कि PM किसान संपदा योजना हमारे पास है जो कि फूड वेस्टेज को कम करने के लिए है। कैसे कम करेंगे हम, कि हम जो प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उसे बूस्ट करें। फॉर एग्जाम्पल जो स्टोरेज हाउसेज हैं, दैट इज वेयर हाउसेज हैं, उन्हें इम्प्रूव करें। फूड प्रोसेसिंग इम्प्रूव करें। सेंट्रल सेक्टर ये स्कीम है हमारी, दिस यू नीड टू रिमेंबर है। इसके अलावा ये एक इनिशिएटिव है हमारा बाय FSSAI, दैट इज शेयर फूड, सेव फूड एंड शेयर जॉय। सो दिस यू नीड टू नो है। ये सारी चीजें हमें मेंस में वैल्यू एडिशन करने में काम आएंगी और कोई यूज नहीं है इनका। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट मॉडिफाइड पार्वती कालीसिंध चंबल एंड दिस वी नीड टू नो हियर कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये किस लिए है और क्या इसके बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि इस पर यहाँ पर क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। हालांकि इसे तो आप जो रिवर का इंटरलिंकिंग है उसके बेनिफिट चैलेंजेस वो तो आप अपनी ज्योग्राफी के स्टैटिक में भी कवर करोगे, अदरवाइज वो बड़े नॉर्मल है। हमें भी पता है इरिगेशन में हेल्प करेगा या फिर हम हाइड्रो पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं वहां पर। वहीं अगर चैलेंजेस की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था केन बेतवा रिवर लिंक था जो कि हमारा पन्ना टाइगर रिजर्व पर अफेक्ट डाल रहा था। इसके अलावा लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है, वो हमारे पास एक इश्यू हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि कौन कौन से रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट हैं। अंडर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान जो हमारे हैं 30 प्लान हमारे पास हैं, जिसमें से 16 हमारे पेनिनसुलर इंडिया में है, 14 हमारे हिमालय में है। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर। अब ये जो पार्वती कालीसिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, अब इसका बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। तो बेसिकली ये जो है ये MP और राजस्थान के बीच में इसके ऊपर एक MOU साइन हुआ है। काली सिंध, नेवाज और पार्वती रिवर से चंबल रिवर में पानी को ट्रांसफर करने के लिए हमारा प्रोजेक्ट है, ये आप याद रखोगे। एक बार ये मैप देखोगे आप इधर, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ये रहा। सो हियर इट इज 10th पार्वती काली सिंध एंड चंबल। तो ये जो हमारा है हियर इट इज कि ये जो ऐसे आपको देखना है कि ये पार्वती काली सिंध और चंबल ये हमारा यहाँ पर रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है। देन हमने एक कवर किया था ऑलरेडी, दैट इज कोसी मेची कवर किया था आई थिंक। यहाँ पर शायद इन्होंने दिया नहीं है। हमने शायद कोसी मेची कवर किया था। कोसी हमें पता है बिहार में है, तो ये कहीं ना कहीं बिहार के आसपास मिलेगा, दिस यू नीड टू रिमेम्बर। इसके अलावा हमने कवर किया था हमारा केन बेतवा। अब इन्होंने शायद केन बेतवा भी नहीं दिया हुआ है, आई गेस ये जो मैप है हमारा ये पुराने वाला है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। केन बेतवा हमारा MP के अराउंड मिलेगा।
ये हमारा राजस्थान के अराउंड मिलेगा। तो आप एक बार जस्ट याद रखोगे कि हाँ क्या कुछ है। इसके अलावा जो रिवर से रिलेटेड डाटा है वो आप अपना ज्योग्राफी में कवर करोगे कि कौन सी रिवर का कहाँ पर ओरिजिन है, तो उसे हम यहाँ पर इन्वॉल्व करके अपना लेक्चर एक्सटेंड नहीं करेंगे। कमिंग टू अवर लास्ट न्यूज दैट इज अबाउट नमस्ते स्कीम, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो बेसिकली ये जो स्कीम है हमारी, ये हमने ऑलरेडी एक चीज स्टडी की थी कि जो हमारे मैनुअल स्कैवेंजिंग है, दैट इज जो सीवेज सिस्टम है उसे साफ करने के लिए जो लोग होते हैं, वहां पर मैक्सिमम जो अप्रोक्स 90% जो लोग होते हैं वो हमारे होते हैं व्हाट वी कॉल एज और SC/ST या OBC कम्युनिटी से होते हैं। तो उस चीज को कम करने के लिए हम नमस्ते स्कीम लेकर आए हैं कि हम जो सैनिटेशन इकोसिस्टम है उसका मैकेनाइजेशन कर सके, दैट इज मशीन्स का यूज करें हम, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी है और होती भी है। तो ये हमारे पास ये स्कीम है, दिस यू नीड टू नो हियर। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है आज के लिए। कमिंग टू अवर क्वेश्चन पार्ट, आज हमारे पास 3 क्वेश्चन है, उनमें से एक रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पर है जो कि आसान है, आप खुद कर सकते हो। कमिंग टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज अबाउट की अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इंडिया एंड मेजर्स हम क्या ले सकते हैं कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए। सो दिस इज अवर क्वेश्चन हियर। सो फर्स्ट वी मेंशन हियर इंट्रो में बेसिक फ्रेमवर्क हम यहाँ पर प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। इंट्रो में हम सिंपली मेंशन कर सकते हैं कि 7.5% की एम्प्लॉयमेंट हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बताता है कि ह्यूज अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छे से यूज कर पाए। बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो पॉपुलेशन ज्यादा है, लोगों की अर्निंग बढ़ रही है, तो डिमांड भी इंक्रीज होगी। देन सेक्टोरल एडवांटेज की हम बात कर सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर सेक्टर ऐसे हैं जैसे फार्मा हो गया जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्लोबल साउथ में हम मार्केट एक्सटेंड कर सकते हैं अपना, कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वहां पर हम अपना सामान एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा MSMEs जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, इनोवेशन भी होगा और हमारा GDP भी इंक्रीज होगा। सो दीज आर सम ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट लाइज विद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। कमिंग टू चैलेंजेस पार्ट, चैलेंजेस की अगर हम बात करें, आपको खुद पता है स्किल गैप है हमारे पास, इसीलिए आज अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है। इसके अलावा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अच्छा, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है वो बहुत हाई है। इसके अलावा हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है अच्छी, एक्सपोर्ट भी हम कुछ खास कर नहीं रहे हैं, वहां पर भी हमारी जो ड्यूटीज हैं वो हाई हो जाती हैं। डंपिंग की अगर हम बात करें, चाइना जो इंडिया में डंप करता है अपने प्रोडक्ट्स बहुत ही चीप रेट्स पर, वो एक चैलेंज हो जाता है। कमिंग टू कंक्लूजन पार्ट, कंक्लूजन में हम सिंपली मेंशन कर सकते हैं कि ह्यूज अपॉर्चुनिटी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, क्योंकि इंडिया डायरेक्टली शिफ्ट करने लग रहा है दैट इज प्राइमरी सेक्टर से टर्शरी पर, जबकि मिसिंग है हमारा सेकेंडरी। तो उसे बूस्ट करने के लिए अगर हम उसे बूस्ट करते हैं तो वो हमें हेल्प करेगा विकसित भारत अचीव करने में बाय द 2047। कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अबाउट इम्प्लीकेशन क्या होंगे फूड लॉस एंड वेस्टेज के, और इसका इम्पैक्ट बेसिकली इम्प्लीकेशन इसके क्या होंगी फूड सिक्योरिटी पर इंडिया की, और इसके मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं इसे इम्प्रूव करने के लिए हम। तो बॉडी में हम सिंपली स्टार्ट करेंगे। अब ऐसे ही डाटा काम आता है, जो हमने अभी पढ़ा है उसे हम कैसे यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, कि 30% जो हमारा फूड है वो वेस्ट हो जा रहा है अकॉर्डिंग टू FAO का एक रिपोर्ट। कमिंग टू बॉडी पार्ट, ये इंट्रो होगा हमारा। कमिंग टू बॉडी पार्ट, इम्प्लीकेशंस हमारे पास क्या होंगे। इम्प्लीकेशन की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज हमारे पास हो रहा है,
क्लाइमेट चेंज कैसे होगा? सपोज हमारा जो फूड है वो वेस्ट हो रहा है, फूड वेस्ट हो रहा है तो उसे हमें लैंडफिल्स में डालना पड़ेगा। अब वो पोल्यूशन करेगा तो क्लाइमेट चेंज होगा। अगेन अगर हम उसे लैंडफिल में डाल रहे हैं तो वो क्या करेगा? मीथेन एमिट करेगा, मीथेन का सोर्स बनेगा, वहां से पोल्यूशन होगा। फूड सिक्योरिटी अचीव नहीं होगी तो हमारे हंगर इंडेक्स जो है वो अफेक्ट होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, इकोनॉमिक एफिशिएंसी हमारी डिक्रीज होगी। कैसे डिक्रीज होगी? जो फार्मर्स का इनकम है वो डिक्रीज होने लगेगा, तो इस वजह से अगेन हेल्थ हमारी इम्पैक्ट होगी। सो दीज आर सम ऑफ द इम्प्लीकेशंस कि इसके क्या क्या होंगे इम्प्लीकेशन इंडिया की फूड सिक्योरिटी पर या फिर हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस पर। मेजर्स की अगर हम बात करते हैं, मेजर्स की अगर हम बात करें तो प्रोसेसिंग, वही कि प्रोसेसिंग इंप्रूव करें, वेयर हाउसेस बनाएं और उनका अच्छे से केयर टेकिंग होना चाहिए कि जो सामान है वो खराब ना हो। कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाएं कि जो कंज्यूमर है अगर वो उसका जो फूड है वो वेस्ट बच रहा है तो वो उसे कैसे रिसाइकल कर सकता है। इसके अलावा जो कनेक्शन है वो बिल्ड किए जाएं, किनके साथ? रेस्टोरेंट्स के साथ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टेप्स या स्कीम्स निकाली जाएं ताकि जो लोग हैं उन तक खाना पहुंचाया जा सके। So these are some of the measures we can mention here. Coming to conclusion, हमारा SDG जो है that is zero hunger, उसे अचीव करने में ये हेल्प करेगा। So with this we can end our question here, and with this we are ending our lecture here. I hope you guys will be having some kind of help from these questions. Trust me, आप इन्हें करोगे and go through the PYQs once. You will have a idea of the questions, how UPSC is framing questions, and जो GS पेपर 2 और पेपर 3 है वहां पर क्योंकि हमारा करंट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप एक बार गो थ्रू करोगे PYQ से तो आपको समझ में आएगा इसका रेलेवेंस, इवन प्री में भी और मेंस में भी। सो लेट्स एंड अ लेक्चर हियर। थैंक यू, हैव अ ग्रेट जर्नी।